हेलो, वेलकम सभी को राम राम, सभी को नमस्कार। हेलो सभी, कैसे हैं? आज हम करने वाले हैं हमारा हिस्ट्री की क्लास का थर्ड चैप्टर, जो कि है दिल्ली के बारे में। यानी कि अभी जो दिल्ली की स्थिति है उस टाइम पे वहाँ पर किन किन राजाओं की ने शासन किया है, किन किन राजाओं की सत्ता है, कब से कब तक की उनका शासनकाल रहा है। और ये हम पढ़ेंगे 12वीं से 15वीं शताब्दी के मध्य में जिन राजाओं ने वहाँ पर शासन किया है उन सभी के बारे में हम पढ़ेंगे। क्या क्या उन्होंने कार्य किए हैं, क्या क्या उनकी सोच थी और उन्होंने किस तरह से आगे बढ़ने की कोशिश की, किन राजाओं ने युद्ध किया, इन सभी के बारे में आज के चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं। ज़्यादातर फोकस होगा दिल्ली के बारे में, 12वीं से 15वीं शताब्दी के मध्य दिल्ली की स्थिति थी और अब की स्थिति के बारे में। देखिए, हमारा चैप्टर हम स्टार्ट करते हैं। ये है 7th क्लास का हिस्ट्री का थर्ड चैप्टर और पॉलिटिकल 7th क्लास की कंप्लीट हो गई है। 8th चैप्टर पॉलिटिकल का बाकी है अभी, उसकी वीडियो मैं फिर कभी बना करके डाल दूंगी। तब तक आप 7th चैप्टर, हाँ बाकी वीडियो बनी हुई है, आप जा करके देख सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और वीडियो को पूरा ज़रूर देखना, वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करना। वीडियो को आगे देखते हैं। आगे देखिए क्या है इसमें, इस चैप्टर में। देखिए, हमने अध्याय 2 में देखा था कि कावेरी डेल्टा जैसे बड़े क्षेत्र में, यानी कि बड़े बड़े राज्यों के केंद्र बन गई थी कावेरी के आसपास। और आपने गौर किया कि अध्याय 2 में ऐसे किसी भी राज्य का जिक्र नहीं था, यानी कि किसी भी विशेष राज्य का जिक्र नहीं था। बाकी के कावेरी डेल्टा जैसे बड़े बड़े राज्यों के बारे में वहां पर वर्णन किया था, लेकिन किसी विशेष क्षेत्र का वर्णन नहीं किया था। जहां पर हम आज जो है इनके बारे में पढ़ेंगे, जिनकी राजधानी दिल्ली रही हो, इसके बारे में कोई भी जिक्र चैप्टर 2 में, यानी कि हमारे अध्याय 2 में बिल्कुल नहीं था। आज के चैप्टर में हम दिल्ली के ऊपर फोकस रहेगा, इसके आसपास क्या क्या रहा, इस जो अभी का दिल्ली है और जो पहले की दिल्ली थी उस एरिया में किन किन राजाओं ने शासन किया है। इनकी वजह यह है कि दिल्ली महत्वपूर्ण शहर 12वीं शताब्दी में ही बना था, यानी कि सबसे महत्वपूर्ण कब बना था, 12वीं शताब्दी में बना था। देखिए, पहले क्या है, पहल तोमर राजपूतों के काल में दिल्ली किस साम्राज्य की राजधानी बनी थी। 12वीं सदी के मध्य में तोमरों को अजमेर के चौहानों, जिन्हें क्या कहते थे, चहमान के नाम से भी जानते थे, उन्होंने उनको परास्त किया था, यानी उनको हरा दिया था चौहानों को। और तोमरों और चौहानों के राज्यकाल में ही दिल्ली वाणिज्य का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया था। यानी कि तोमर और क्या था, दूसरे चौहान, इनके मध्य में युद्ध हुआ था और उसी टाइम पर क्या हुआ था, दिल्ली वाणिज्य का महत्वपूर्ण केंद्र भी बन गया था। इसी शहर में क्या हुआ, बहुत सारे समृद्धशाली जैन व्यापारी भी रहते थे, जिन्होंने अनेक मंदिरों का निर्माण करवाया। और यहाँ पर देहलीवाल कहे जाने वाले सिक्के भी डाले जाते थे। आपसे पूछ सकते हैं कि देहलीवाल कहे जाने वाले सिक्के कब कहाँ पर ढाले गए, यानी कि दिल्ली में 12वीं शताब्दी के आसपास, जो कि काफी प्रचलन में थे। 13वीं शताब्दी के आरंभ में क्या हुआ, दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई थी और इसके साथ दिल्ली एक ऐसी राजधानी में बदल गई थी जिसका नियंत्रण इस उपमहाद्वीप के बहुत बड़े क्षेत्र पर फैला हुआ था। तालिका एक देखेंगे हम, उसमें क्या दिया है, उन 5 वंशों के नाम पहचानिए जिनसे मिलकर के दिल्ली की सल्तनत बनी थी। आगे देखिए, जिस इलाके को हम आज दिल्ली के नाम से जानते हैं, यानी जिस इलाके में आज हम दिल्ली के नाम से जानते हैं, वहां पर इन सुल्तानों ने अनेक नगर बसाए थे। और मानचित्र ये रहा, यहाँ पर आप देहली, कोहना और मीरी और जहांपनाह को पहचानिए। ये देखिए आपका, ये जो मैप में दिया गया है एरिया, जहांपनाह, सीरी, देहली, ये कोहना, ये रहा आपका, ये सभी एरिया, ये आपका दिल्ली का एरिया है जहाँ पर आज दिल्ली बसी हुई है। और ये है हमारी पहली जो सारणी आपको दिखा रहे थे, तालिका। ये देखिए, सभी राजपूत वंश है। पहला वंश था तोमर वंश, जिन्होंने किसको हराया था, चौहानों को हराया था। इनमें तोमर वंश में सबसे पहला कौन था, अनंगपाल। इन्होंने 1130 से 45 के मध्य में शासन किया है। चौहान आया, पृथ्वीराज चौहान, ये देखिए 75 से 92 तक। फिर क्या हुआ, वो आ गई थी 12वीं शताब्दी, प्रारंभिक तुर्की शासक। ये देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक, शमसुद्दीन इल्तुतमिश, रजिया, गयासुद्दीन बलबल। आप इनका क्या है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इनको एक बार में ये याद नहीं होंगे आपको देखने से या पढ़ने से। आप इनको जो है स्क्रीनशॉट लेकर के सेव कर लीजिए। आप सुबह शाम आप 2-4 बार इनको पढ़ेंगे ना तो आपको अच्छे से याद हो जाएंगे सभी। ये आगे देखिए हमारा चैप्टर, सुल्तानों के अधीन दिल्ली, यानी सुल्तानों की दिल्ली किस तरह से अधीन हो गई थी। इतिहास यानी कि तारीख, और इसको बहुवचन है तवारीख। जो सुल्तानों के शासनकाल में प्रशासन की भाषा फारसी में लिखे गए थे। तवारीख के लेखक कौन थे, सचिव, प्रशासक, कवि और दरबारियों जैसे सुशिक्षित व्यक्ति होते थे। इनके कवि जो है काफी पढ़े लिखे और काफी सुशिक्षित, अच्छी तरह के होते थे, जो घटनाओं का वर्णन भी करते थे और शासकों को प्रशासन संबंधी सलाह भी देते थे। वे न्याय संगत शासन के महत्व पर बल देते थे, यानी कि न्याय के ऊपर ज्यादा बल देते थे।
न्याय चक्र के बारे में यहाँ पर लिखा गया है। 13वीं सदी के इतिहासकार किसने लिखा है? फखर मुदब्बिर ने लिखा। राजा का काम सैनिकों के बिना नहीं चल सकता और सैनिक वेतन के बिना नहीं जी सकते हैं। वेतन आता है कहाँ से? किसानों से एकत्रित किए गए राजस्व से। मगर किसान भी राजस्व तभी चुका सकेंगे जब वे खुशहाल होंगे और प्रसन्न होंगे। ऐसा तभी होगा जब राजा न्याय और ईमानदार और प्रशासन को बढ़ावा देगा। यानी कि सभी जो है घूम फिर के बातें कहाँ पर आएंगी? राजा के ऊपर आएगी। आगे देखिए कि ये बातें ध्यान में रखें। पहला क्या है? तवारीख के लेखक नगरों में रहते थे। यानी कि ये आपसे बातें पूछ सकते हैं कि तवारीख क्या है, तवारीख के बारे में कौन सा कथन सही है या फिर कौन सा कथन गलत है। इससे आपको ये तीनों परिभाषाएं देंगी और एक परिभाषाएं इनमें से गलत होगी या फिर एक सही होगी। आप इसको अच्छे से देखना। तवारीख के लेखक कहाँ रहते थे? नगरों में रहते थे और विशेष करके दिल्ली में। शायद गाँव में जो है कभी कभी ही रहते थे। वे अक्सर अपने इतिहास सुल्तानों के लिए और उनसे ढेर सारे इनाम इकराम पाने की आशा में लिखा करते थे। पहला है कि वो नगरों में रहते थे और दूसरा क्या है? अपना इतिहास जो अक्सर किस लिए लिखते थे? वो इनाम इकराम पाने की आशा में। और तीसरा है, ये लेखक अक्सर शासकों को जन्मसिद्ध अधिकार और लिंग भेद पर आधारित आदर्श समाज व्यवस्था बनाए रखने की सलाह भी देते थे। उनके विचारों के लोग से सारे लोग सहमत नहीं होते। यानी कि जो सलाह वो अक्सर शासकों को देते थे ना, जन्मसिद्ध अधिकार की, लिंग भेद की और आदर्श जो समाज की, इन सभी की, तो सारे लोग इनसे सहमत नहीं होते थे, कुछ इनके खिलाफ भी होते थे। आगे देखिए, सन 1236 में सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी रजिया सिंहासन पर बैठी थी। 1236 में कब बैठी थी? 1236 में किसकी बेटी? सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी रजिया सिंहासन पर बैठी थी। और इस युग में इतिहासकार मिन्हाज ए सिराज ने स्वीकार किया है कि वह अपने सभी भाइयों से अधिक योग्य और सक्षम थी। इस बात को किसने स्वीकार किया है? मिन्हाज ए सिराज। आप ये नाम याद रखना। मिन्हाज ए सिराज ने यह स्वीकार किया है कि वो सभी भाइयों में सबसे योग्य और सक्षम थी। लेकिन फिर भी वह एक रानी को शासक के रूप में मान्यता नहीं दे पा रहा था। दरबारी जन भी उसके स्वतंत्र रूप से शासन करने की कोशिशों से प्रसन्न नहीं थे और सन 1240 में उसे सिंहासन से हटा दिया गया था। यानी कि 1236 में वो बैठी थी और 40 में उसको सिंहासन से हटा दिया गया था। ये रजिया के बारे में यहाँ पर एक पैराग्राफ बनाकर लिखा है। मिन्हाज ए सिराज, उसका सोचना था कि ईश्वर ने जो आदर्श समाज की व्यवस्था बनाई है उसके अनुसार स्त्रियों को पुरुषों के अधीन होना चाहिए और रानी का शासन इस व्यवस्था के विरुद्ध जाता था। यानी कि उनको लगता था कि जो स्त्रियां हैं वो पुरुषों के अधीन होती हैं। इसलिए वह पूछता है कि खुदा की रचना खाते में उसका ब्यौरा चूंकि मर्दों की सूची में नहीं आता, इसलिए इतनी शानदार खूबियों से भी उसे आखिरकार क्या हासिल हुआ। आगे देखिए कि रजिया ने अपने अभिलेखों और सिक्कों पर अंकित करवाया है कि वह सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी। आधुनिक आंध्र प्रदेश के वारंगल क्षेत्र में किसी समय काकतीय वंश का राज्य था। किसका राज्य था? काकतीय वंश का। उस वंश की रानी कौन थी? रुद्रमा देवी थी 1262 के टाइम पे। और उसके व्यवहार से रजिया का व्यवहार बिल्कुल विपरीत था। रुद्रमा देवी ने अपने अभिलेखों में अपना नाम पुरुषों जैसा लिखवाकर अपने पुरुष होने का भ्रम पैदा किया था। और एक और महिला शासक थी कश्मीर की रानी दिद्दा। 980 से 1003 के मध्य उसका शासन रहा था। उनका नाम था दीदी, बड़ी बहन से निकला था। जाहिर है कि प्रजा ने अपनी प्रिय रानी को यह स्नेह भरा संबोधन दिया होगा। देखिए, मिन्हाज के विचार अपने शब्दों में व्यक्त कीजिए। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। ये आगे है खलजी वंश का। तुगलक वंश के अंतर्गत प्रशासन नजदीक से। दिल्ली सल्तनत जैसे विशाल साम्राज्य में समेकन के लिए विश्वसनीय सूबेदार और प्रशासकों की जरूरत पड़ती थी। दिल्ली के आरंभिक सुल्तान विशेष करके इल्तुतमिश, यानी कि कौन था दिल्ली का आरंभिक सुल्तान? इल्तुतमिश, सामंतों और जमींदारों के स्थान पर अपने विशेष गुलामों और सूबेदार नियुक्त करना अधिक पसंद करते थे। इन गुलामों को क्या कहते थे? फारसी में बंदगा कहा जाता था इन गुलामों को। और इन्हें सैनिक सेवा के लिए खरीदा जाता था। इनको किस लिए खरीदते थे? सैनिक सेवा के लिए। और उन्हें राज्य के बहुत ही महत्वपूर्ण राजनीतिक पदों पर काम करने के लिए बड़ी सावधानी से प्रशिक्षित किया जाता था। वे चूंकि पूरी तरह अपने मालिक पर निर्भर होते थे, इसलिए सुल्तान भी विश्वास करके उन पर निर्भर हो सकते थे। यानी कि वे पूरी तरह से अपने सुल्तान के ऊपर निर्भर रहते थे और उन्हें पूरी तरह से शिक्षा दी जाती थी कि किस तरह से राजनीतिक पदों के ऊपर राज करना है, किस तरह से सारे काम करने हैं, किस तरह से सभी जो है कार्यभार संभालना है। बेटों से भी बढ़कर होते थे ये गुलाम। देखिए, सुल्तानों को सलाह दी जाती थी कि जिस गुलाम को हमने पाला पोसा और आगे बढ़ाया है
उसकी हमें देखभाल करनी चाहिए, क्योंकि तकदीर अच्छी हो तभी पूरी जिंदगी में कभी कभी ही योग्य और अनुभवी गुलाम मिलता है। बुद्धिमानों का कहना है कि योग्य और अनुभवी गुलाम बेटे से भी बढ़कर के होता है। क्या आपको गुलाम बेटे से बढ़कर मानने का कोई कारण में समझ में आया? यानी कि वे गुलामों को बेटों से भी बढ़कर मानने के लिए प्रेरित करते हैं। खलजी और तुगलक शासक बंदगा का इस्तेमाल करते रहे। कौन कौन करता है बंदगा का इस्तेमाल? खलजी और तुगलक शासक। साथ ही क्या करते थे वे? अपने पर आश्रित निम्न वर्ग के लोगों को भी ऊंचे राजनीतिक पदों पर बैठाते रहे। ऐसे लोगों को सेनापति और सूबेदार जैसे पद दिए गए थे, लेकिन इससे राजनीतिक अस्थिरता भी पैदा होने लगी थी। गुलाम और आश्रित अपने मालिकों और संरक्षकों के प्रति वफादार तो रहते थे, यानी कि गुलाम जो थे वो अपने मालिक के प्रति वफादार तो थे, लेकिन उनके उत्तराधिकारियों के प्रति नहीं। यानी कि वो सिर्फ अपने मालिक के प्रति उत्तराधिकार रहते थे वफादार, और जो उनके उत्तराधिकारी यानी कि उनके बेटे वगैरह आते थे ना आगे, उनके प्रति नहीं रहते थे। सुल्तानों के अपने नौकर होते थे, और फलस्वरूप किसी नए शासक के सिंहासन पर बैठते ही प्राय नए और पुराने सरदारों के बीच टकराहट शुरू हो जाती थी। सुल्तानों द्वारा निचले तबके के लोगों को संरक्षण दिए जाने के कारण उच्च वर्ग के कई लोगों को गहरा धक्का भी लगता था, और फारसी तवारीख के लेखकों ने निचले खानदान के लोगों को ऊंचे पदों पर बैठाने के लिए दिल्ली सुल्तानों की आलोचना की है। यानी कि जो वो शासक है ना, तवारीख के लेखक, उन्होंने इसकी आलोचना की है कि जो निचले खानदान के लोग होते हैं, नीची जाति के वगैरह, इनको ऊंचे पदों पर बैठाते हैं दिल्ली के सुल्तान। इनकी आलोचना भी उन्होंने की है। आगे देखिए, पहले वाले सुल्तानों की ही तरह खलजी और तुगलक शासकों ने भी सेना नायकों को भिन्न भिन्न आकार के इलाकों के सूबेदार के रूप में नियुक्त किया, और ये इलाके इक्ता कहलाते थे। ये इलाके क्या कहलाते थे? इक्ता कहलाते थे। और इन्हें संभालने वाले अधिकारी कौन थे? इक्तवार और मुक्ति कहे जाते थे। इन इलाकों को संभालने वाले इक्ता, और इनको संभालने वाले जो अधिकारी थे ऊपर वाले, उनको इक्तवार और मुक्ति कहते थे। मुक्ति का क्या फर्ज था? सैनिक अभियानों का नेतृत्व करना और इनके अपने इक्तों में कानून व्यवस्था बनाए रखना। अपने इलाकों में अपनी सैनिक सेवाओं के बदले वेतन के रूप में मुक्ति अपने इलाकों से राजस्व की वसूली किया करते थे। राजस्व के रूप में मिली रकम से ही वे अपने सैनिकों को तनख्वाह देते थे। मुक्ति क्या थे? लोगों पर काबू रखने का सबसे प्रभावी तरीका यह था कि उनका पद वंश परंपरा से न चले। यानी कि उनका पद किससे न चलता था? वंश परंपरा से नहीं चलता था। यानी कि जैसे कि पहले उनके किसी फादर ने किया, फिर उसका बेटा आ गया, इस तरह से वंश परंपरा से न चले, और उन्हें कोई भी इक्ता थोड़े थोड़े समय के लिए ही मिले, यानी कि बाद में उनको चेंज कर दिया जाता था, जिसके बाद उसका स्थानांतरण कर दिया जाए। सुल्तान अलाउद्दीन खलजी और मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में नौकरी के इन कठोर नियमों को बड़ी सख्ती से पालन होता था। मुक्ति लोगों द्वारा एकत्रित किए गए राजस्व की रकम का हिसाब लेने के लिए राज्य द्वारा लेखा अधिकारी नियुक्त किए गए थे, और इस बात का ध्यान रखा जाता कि मुक्ति राज्य द्वारा निर्धारित कर ही वसूले, यानी कि जो तय किया गया है वही वसूले। तय संख्या के अनुसार सैनिक रखे। जब दिल्ली के सुल्तान शहरों से दूर आंतरिक इलाकों को भी अपने अधिकार में ले आए थे, तो उन्होंने भूमि के स्वामी सामंतों और अमीर जमींदारों, यानी कि जो पैसे वाले जमींदार थे उनको, और भूमि के स्वामी थे उनको भी अपनी सत्ता के आगे झुकने के लिए बाध्य कर दिया था। और अलाउद्दीन खलजी के शासनकाल में भू राजस्व के निर्धारण और वसूली के कार्य को राज्य के अपने नियंत्रण में ले आया था। स्थानीय सामंतों से क्या था? कर लगाने का अधिकार छीन लिया गया था, बल्कि स्वयं उन्हें भी कर चुकाने के लिए बाध्य कर दिया। यानी कि उन्होंने उनसे जो है अधिकार सारे छीन लिए थे, और उन्हें खुद कर देने के लिए बाध्य कर दिया था। सुल्तान के प्रशासकों ने जमींदार की जमीन की पैमाइश की थी, और इसका हिसाब बड़ी सावधानी से रखा था। कुछ पुराने सामंत और जमींदार राजस्व के निर्धारण और वसूली अधिकारी के रूप में सल्तनत की नौकरी करने लगे थे। उस समय देखिए, उस समय 3 तरह के कर थे। कौन कौन से कर थे? पहला कर था कृषि पर कर था, जिसके खराज कहा जाता था, और किसान की उपज का लगभग 50% होता था खराज, जिसका किसान की 50% हिस्सा उसमें आ जाता था। मवेशियों पर और घरों पर कर लगता था। देखिए, यह याद रखना जरूरी है कि इस उपमहाद्वीप का काफी बड़ा हिस्सा दिल्ली के सुल्तानों के अधिकार से बाहर ही था। दिल्ली से बंगाल जैसे सुदूर प्रांतों का नियंत्रण कठिन था, और दिल्ली जो है दक्षिण भारत की विजय के तुरंत बाद ही वह पूरा क्षेत्र फिर से स्वतंत्र हो गया था। यहाँ तक कि गंगा के मैदानी इलाके भी घने जंगलों वाले क्षेत्र थे।
यानी कि ऐसे क्षेत्र थे जिसमें बैठने में सुल्तान की सेनाएं असक्षम थी, यानी कि अक्षम थी। स्थानीय सरदारों ने इन क्षेत्रों में अपना शासन जमा लिया था और अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक इन इलाकों पर जोर जबरदस्ती अपना अधिकार तो जमा लेते थे, पर उनका अधिकार कुछ ही समय तक रह पाता था। सरदार और उनके किलेबंदी देखिए, इसमें वैसे काफ़ी ज़रूरी है नहीं, ये इसमें कोई ज़रूरी चीज़ें हैं नहीं, इसलिए हम आगे चलते हैं चंगेज खान के बारे में। चंगेज खान के नेतृत्व में मंगोलों ने 1219 में उत्तर पूर्वी ईरान में ट्रांस ओक्सियाना आधुनिक जो है उज्बेकिस्तान, यानी कि जो फिलहाल उज्बेकिस्तान है उसको पहले क्या थे उत्तर पूर्वी ईरान में ट्रांस ओक्सियाना, उसके ऊपर हमला किया था और इसके शीघ्र बाद दिल्ली सल्तनत को उनका धावा झेलना पड़ा था। अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक ने शासन कालों में क्या था, आरंभ में दिल्ली पर मंगोलों के धावे बढ़ गए थे और इससे मजबूर होकर के दोनों सुल्तानों को एक विशाल स्थानीय सेना खड़ी करनी पड़ी थी। इतनी विशाल सेना को संभालना प्रशासन के लिए भारी चुनौती बन गई थी। आगे देखिए 15वीं और 16वीं शताब्दी में सल्तनत। तालिका 1 को फिर से देखिए और आप पाएंगे कि तुगलक वंश के बाद 1526 तक दिल्ली और आगरा पर सैयद और लोधी वंशों का राज्य रहा था। तब क्या हुआ था, तब तक जौनपुर, बंगाल और मालवा, गुजरात, राजस्थान और पूरे दक्षिण भारत में स्वतंत्र शासक उठकर खड़े हो गए थे और उनकी राजधानियां समृद्ध थी और राज्य फल फूल रहे थे। इसी काल में अफगान राजपूतों जैसे नए शासक समूह भी उभरे थे। इस काल में स्थानीय राज्यों में से कुछ छोटे तो थे पर शक्तिशाली थे और उनका शासन बहुत ही कुशल और सुव्यवस्थित तरीके से चल रहा था। आगे देखिए शेरशाह सूरी, इसका शासनकाल था 1540 से 45 तक। इसने बिहार में अपने चाचा के एक छोटे से इलाके के प्रबंधन के रूप में काम शुरू कर दिया था और आगे चलकर उसने इतनी उन्नति की कि मुगल सम्राट कौन था, हुमायूं, जिसने 30, 40 और 55 से 56 तक अपने आप को चुनौती दी थी और उसको परास्त किया था। शेरशाह ने दिल्ली पर अधिकार करके स्वयं अपना राजवंश स्थापित किया था। शेरशाह ने दिल्ली पर अधिकार कर लिया था। सूरवंश ने केवल क्या किया था, 15 वर्ष, यानी कि 1540 से 55 तक के सूरवंश ने शासन किया था 15 वर्ष तक। और लेकिन इसके प्रशासन में अलाउद्दीन खिलजी वाले कई तरीकों को अपना करके उन्हें और भी चुस्त बना दिया था। महान सम्राट कौन था, अकबर, 56 से 1605 में। इसने क्या किया था, मुगल साम्राज्य का सुमेकित किया था और उसने अपने प्रतिमान के रूप में शेरशाह की प्रशासन व्यवस्था को ही अपना लिया था। यह था हमारा आज का चैप्टर। ये देखिए आज की क्लास में इतना ही था, तो आज आप इसको एक बार नहीं बल्कि 2 बार सुन लेना ताकि ये वीडियो आपको जो है अच्छे से समझ में आ जाए कि किसका शासनकाल कब तक था। और सबसे ज़रूरी बात है, आपको वो सारणी पढ़ना ज़रूरी है। जब आपको ये तालिका समझ में आ जाएगी ना, तो आपको सारी बातें धीरे धीरे समझ में आने लगेगी। पहला कौन सा था, आप तालिका को एक बार फिर से देख लेना कि पहला इसमें क्या है, और दूसरा चौहान है, प्रारंभिक तुर्की शासक है, फिर खिलजी वंश आएगा, तुगलक वंश, सैयद वंश और फिर लोधी वंश आएगा। ये क्या है, 12वीं से 15वीं शताब्दी तक के मध्य है दिल्ली की स्थिति, यानी कि दिल्ली में क्या क्या था उस टाइम पे। आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को क्या है, वीडियो को लाइक जरूर कर देना जाते जाते, और वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको आगे की वीडियो भी जो मिलती रहे। आप सभी का धन्यवाद वीडियो को पूरा देखने के लिए।